हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैकएंड फाउंडेशन के एक और नए वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्ट एपीआई के बारे में। तो जैसे कि आपने रेस्ट एपीआई का नाम तो बहुत सुना होगा, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे कि स्विगी का सर्वर है और पेटीएम का सर्वर है, ये दोनों डिफरेंट सर्वर हैं, बट ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करते होंगे? या फिर गूगल मैप या फिर जो ऊबर है, ये भी दोनों अलग सर्वर हैं, बट ये आपस में कनेक्ट कैसे होते होंगे? तो ये सब जो है हमारा रेस्ट एपीआई की वजह से हो पाता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स हैं, तो ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करते होंगे? तो ये सब जो है हमारा रेस्ट एपीआई की वजह से होता है। तो आज हम यही जानेंगे कि लाइक ये रेस्ट एपीआई आया कहाँ से, इसकी नीड क्यों पड़ी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए हम शुरू करते हैं कि आखिर रेस्ट एपीआई की नीड क्यों पड़ी। सो 90s में टिम बर्नर ली ने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था। तो उस टाइम पे क्या है, वेब छोटा था, वेबसाइट लिमिटेड थी, तो सब कुछ सिंपल था। बट जैसे ही वेब ग्रो होने लग गया, लाइक वेबसाइट जो है हज़ारों से लाखों में होने लग गई, तो अब डिफरेंट वेबसाइट सर्विसेज जो है आपस में कम्युनिकेट करना चाहती थी, लाइक डेटा शेयर करना चाहती थी। और यहीं से प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हुई, क्योंकि रेस्ट से पहले क्या होता था कि जैसे सपोज करो कि कंपनी ए है, उसने अपना खुद का फॉर्मेट, अपना रूल बनाया कि जो मैं डेटा शेयर करूँगा या फिर कुछ भी भेजूंगा वो एक्सएमएल फाइल में भेजूंगा। कंपनी बी कहने लगी कि नहीं, मैं अपना खुद का अलग फॉर्मेट यूज़ करूँगा, अपना रूल्स यूज़ करूँगा, अपना मेथड यूज़ करूँगा। तो इसका डिफरेंट हो गया। सी ने भी कहा कि मैं भी कुछ और करूँगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि सर्वर पे लोड बढ़ रहा है, वो बढ़ ही रहा है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि इतने सारे रूल्स, इतने सारे मेथड्स और इनके इतने अलग अलग तरीके को समझना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना जो है इम्पॉसिबल था। तो जो कि सबसे बड़ा इशू था। तो इसको मैं अगर और अच्छे से समझाऊँ तो इसको हम एक रियल लाइफ से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे इंडिया में जो रेस्टोरेंट का ऑर्डरिंग सिस्टम होता वो अलग अलग होता। जैसे कि अगर तुम मैकडी पे जा रहे हो तो उन्होंने बोला कि तुम अपना हाथ ऊपर कर देना, हाथ खड़ा करना, तब तुम्हें ऑर्डर मिलेगा। फिर तुम्हारा बर्गर किंग जो है वो कहता है कि तुम्हें फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और तुम्हारा जो डोमिनोज कहता है कि वो तुम्हें लाइन में लग के करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि काम सिर्फ एक है कि तुम्हें ऑर्डर लेना है, बट तुम्हें उसके लिए अलग अलग चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि लाइक तुम मैकडी में जाओगे तो तुम्हें हाथ खड़ा करना पड़ेगा, तुम बर्गर किंग पे गए तो तुम्हें लाइक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग है, जबकि काम सिर्फ एक ही है कि मुझे ऑर्डर देना है। तो तुम डिफरेंट जगह पे जाने के लिए डिफरेंट चीज़ें याद रखोगे, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो इसका एक नॉर्मल सॉल्यूशन है कि लाइक अगर सारा ऑर्डर एक यूनिवर्सल हो, लाइक मेरे को बस एक मेन्यू कार्ड मिल जाए, मैं उस पर किसी भी मेन्यू पे पॉइंट करूँगा और मेरे को ऑर्डर मिल जाए, ये काफ़ी अच्छा है ना। तो लाइक एक यूनिवर्सल रूल होना चाहिए ताकि सब फॉलो कर सकें, तो लाइक किसी को भी कंफ्यूजिंग ना हो और सब कुछ सिंपल हो। हमने ये तो देख लिया कि लाइक रियल लाइफ में अगर हमारा ऑर्डरिंग सिस्टम ऐसा होता कि हर चीज़ के लिए अलग होता, तो कितना ही क्योस मचता, कितनी ही प्रॉब्लम होती, लाइक कितना ही हमें याद रखना पड़ता और कंफ्यूजिंग होता। बट उसको हमने एक नॉर्मल यूनिवर्सल रूल से जो है ठीक करा। तो बट ये जो प्रॉब्लम थी हमारी ऑर्डरिंग सिस्टम की, जो सबका सब रेस्टोरेंट का अपना अपना ऑर्डरिंग सिस्टम होगा, सेम यही क्योस जो है इंटरनेट पे रेस्ट से पहले होता था। और इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम रेस्ट ले आए। तो क्या होता था कि लाइक 2000 में लाइक रॉय फील्डिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि मतलब इतना परेशान मत हो मेरे बच्चों, ये करो, इसकी जगह ये करो कि लाइक एक स्टैंडर्ड डिफ़ाइन करो, लाइक एक स्टैंडर्ड बनाओ, कुछ रूल्स डिफ़ाइन करो। और अगर तुम ये सब फॉलो करोगे तो दो सर्विसेज जो हैं आपस में कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएंगी, काफ़ी ईजिली हो जाएगा काम। तो ये सारी चीज़ लाइक जो ये स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया उसका नाम रखा रेस्ट, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। तो लाइक जैसे रेस्ट से पहले क्या होता था, लाइक सब अपनी सर्विसेज जो है अपना फॉर्मेट बनाती थी, लाइक सर्विस ए अपना एक्सएमएल में, सर्विस बी किसी और फॉर्मेट में, सर्विस सी जो है अपना अलग फॉर्मेट में। तो इससे क्या होता था कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती थी, हर बार नया कोड समझना पड़ता था और महीनों की मेहनत लगती थी बस दो सर्विसेज को आपस में कनेक्ट करने के लिए। बट जैसी रेस्ट के बाद क्या हुआ कि एक स्टैंडर्ड है, सब ये रूल्स फॉलो करेंगे और आपस में लाइक ईजिली काम कर पाएंगे। तो रेस्ट के बाद क्या हुआ कि सब ने ये रूल्स फॉलो करा, तो सारी सर्विसेज जो है आपस में कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएँ। तो अगर रेस्ट को एक सिंपल रियल लाइफ से समझाऊँ तो एक कॉमन लैंग्वेज की तरह इसको समझो कि लाइक जैसे मान लो कि डिफरेंट कंपनीज हैं और डील करना चाहती हैं। जैसे कि एक इंडियन कंपनी है, एक रशिया कंपनी, एक जर्मन कंपनी है, तो इनका कॉमन लैंग्वेज होगा इंग्लिश, जिसके थ्रू ये डील कर पाएंगी। वैसे ही रेस्ट को समझो कि लाइक डिफरेंट सर्विसेज हैं बट एक कॉमन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू जो है आपस में कम्युनिकेशन जो है काफ़ी ईजिली हो जा रहा है। तो रॉय फील्डिंग ने क्या करा कि एक बेसिक लाइक एक स्टैंडर्ड बनाया जिसमें कुछ रूल्स डिफाइन करे, और अगर इसे कोई फॉलो करता है तो जो दो सर्विसेज हैं वो आपस में कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएंगी। हमने ये तो देख लिया कि लाइक रेस्ट आया क्यों, एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बनाने के लिए, ताकि डिफरेंट सर्विसेज जो हैं आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। बट अब एक क्वेश्चन आता है कि कोई भी एपीआई बनाएगा और कहेगा कि ये रेस्टफुल है, तो इस चीज़ को हम कैसे लाइक फाइंड आउट करेंगे कि एक एपीआई जो है वो रेस्टफुल है कि नहीं है?
तो रॉय फील्डिंग ने एक स्टैंडर्ड ही सिर्फ नहीं बनाया, उसके साथ उन्होंने 6 रूल्स भी डिफाइन किए। अगर कोई भी एपीआई इन 6 रूल्स को फॉलो करती है तो हम कहेंगे कि हाँ ये एक रेस्टफुल एपीआई है। तो सबसे पहला रूल होता है क्लाइंट और सर्वर का। तो क्लाइंट हमारा वो होता है लाइक यूआई डिज़ाइन, बटन्स, स्क्रीन जो आपको दिखता है वो क्लाइंट का इंटरफेस होता है। और हमारा जो सर्वर का होता है जो कि डेटा स्टोर करता है, बिजनेस लॉजिक और हमारा डेटाबेस जो होता है वो सर्वर साइड होता है। तो पहला रूल कहता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न की, मतलब दोनों का अपना अपना काम है, दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर क्लाइंट में कुछ एरर आता है या फिर कोई यूआई बग आता है तो उसमें सिर्फ हमें क्लाइंट को ही छेड़ने की ज़रूरत है, सर्वर की तरफ कोई इशू नहीं होगा। तो इसका ये मेन फ़ायदा है कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न का ये मेन फ़ायदा है कि अगर क्लाइंट में कोई दिक्कत आ रही है तो हमें सर्वर को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, और अगर सर्वर में दिक्कत आ रही है तो हमें क्लाइंट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। दोनों अपना अपना काम करेंगे, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दोनों एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये होता है हमारा सेपरेशन ऑफ कंसर्न, जो कि पहला रूल क्लाइंट एंड सर्वर फॉलो करता है। दूसरा आता है हमारा यूनिफॉर्म इंटरफेस। यूनिफॉर्म इंटरफेस का मतलब है कि स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन, एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन का तरीका, लाइक मतलब एक ही स्टाइल में बात करना। लाइक अगर दो सर्विसेज जो हैं आपस में बात कर रही हैं तो उनका कम्युनिकेशन स्टाइल जो होगा वो सेम रहेगा। और यही मेन पर्पस भी था हमारे रेस्ट का। जैसे कि मैंने आपको एक रेस्टोरेंट वाला एनालॉजी दिया था कि जिसमें एक ऑर्डरिंग सिस्टम होगा, एक यूनिवर्सल ऑर्डरिंग सिस्टम होगा जिससे चीज़ें आसानी होंगी। तो सेम यही है कि लाइक पहले क्या होता था कि रेस्ट से पहले हर एपीआई का अपना अलग स्टाइल होता था जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट करता था। बट रेस्ट के आने की वजह से हर एपीआई को अपना सेम रूल फॉलो करना होता था, वो प्रिडिक्टेबल होता था। तो लाइक जो हमारा दूसरा डेवलपर है उसे गैस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उसे फॉर्मेट देख के ही समझ आ जाएगा कि लाइक ये डेटा जो है मांग रहा है या फिर ये डेटा जो है सेव करना होगा। तो पहला हमारा क्लाइंट सर्वर था जो कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न है कि मतलब अपना अपना काम करेंगे, दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। दूसरा है यूनिफॉर्म इंटरफेस जो कि कम्युनिकेशन का एक स्टैंडर्ड तरीका है जो कि एक ही स्टाइल को फॉलो करेंगे बात करने के लिए। फिर हमारा आता है तीसरा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेयर सिस्टम। कि लाइक जब एक क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट भेजता है और जो हमारा सर्वर है उसे रिस्पॉन्स भेजता है, क्लाइंट को बिल्कुल नहीं पता कि बीच में कौन कौन से लेयर्स हैं। लाइक एक क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजता है तो हम एक लोड बैलेंसर लगा सकते हैं जो कि ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करे, कैश लेयर जो कि मतलब हमारे लाइक स्पीड को इम्प्रूव कर सकता है, सिक्योरिटी लेयर लाइक प्रॉक्सी जैसे जिससे सिक्योरिटी इम्प्रूव हो। तो क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट भेज रहा है और सर्वर जो रेस्पॉन्स दे रहा है, इसके बीच में ये हमारे जो लेयर लगे हुए हैं, इसको क्लाइंट के बारे में मतलब क्लाइंट को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मेरे बीच में कितने लेयर्स लगे हुए हैं। उसको सिर्फ ये है कि उसका जो रिक्वेस्ट जा रहा है और उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो लेयर सिस्टम से ये है कि हम क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो है जितने लेयर चाहें उतने ऐड कर सकते हैं बिना क्लाइंट को ये पता हुए। तो ये हमारा तीसरा रूल है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो है हम लेयर ऐड कर सकते हैं बिना क्लाइंट को पता किए। लाइक क्लाइंट को पता नहीं होगा कि कितने लेयर हमने ऐड कर रखे हैं। फिर हमारा चौथा आता है कैशे, कि मतलब लाइक सपोज़ करो कि लाइक तुम इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम पे तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर है वो लाइक हर बार चेंज नहीं होती है। अब मान लो कि अगर हम कैशे ना लगाएं तो क्या होगा कि हर बार इंस्टाग्राम के सर्वर पे जाएगा, वो लोड होगा, देन वो तुम्हें रिस्पॉन्स देगा। तो ये काफ़ी टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ है क्योंकि ये डेटा जो है हर बार तो चेंज नहीं होता है। तो ये क्या कहता है, सर्वर आपको बता देता है कि लाइक ये चीज़ें जो है कैशे कर लो, ये कैशेबल है। तो ये फ़ायदा होता है जिससे स्पीड बढ़ जाती है कि कोई डेटा जो है फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा तो हम उसको कैशे कर लेते हैं ताकि बार बार मुझे सर्वर से डेटा लोड ना करना पड़े। पाँचवा आता है स्टेटलेस, और यही जो है कि वेब को हमें स्केल करने में मदद करता है। ये काफ़ी अच्छा है। स्टेटलेस का मतलब है कि सर्वर के पास मेमोरी नहीं होती, जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है उसके लिए वो एक नई रिक्वेस्ट होती है, वो पुरानी रिक्वेस्ट का कोई भी मेमोरी नहीं रखता है। जिससे फ़ायदा क्या होता है कि चीज़ें जो है काफ़ी सिंपल और काफ़ी स्पीड में काम करने लग जाती है। तो इसीलिए जब भी आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हो तो जो भी नेसेसरी डेटा है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो पूरे एक रिक्वेस्ट में जाती है और उससे तुम्हें रिस्पॉन्स मिल जाता है। छठा आता है हमारा कोड ऑन डिमांड। तो ये थोड़ा स्पेशल है बट ये मैंडेटरी नहीं है। लाइक पाँच जो हमने 5 रूल्स पढ़े वो मैंडेटरी होता है बट ये हमारा ऑप्शनल होता है। तो कोड ऑन डिमांड का मतलब होता है कि लाइक सर्वर जो है हमेशा डेटा भेजता है, बट कोड ऑन डिमांड में क्या है कि हम डेटा प्लस कोड भी भेज सकते हैं। लाइक जैसे कि मान लो कि सर्वर ने जो है जावास्क्रिप्ट का कोड भेज दिया तो ब्राउज़र उस कोड को लेगा और उसको रन करेगा और टेम्पररी जो है वो फंक्शन एग्जीक्यूटिबल हो जाएगा ब्राउज़र पे। तो ये था हमारा टोटल 6 हमारा रूल्स जो कि रॉय फील्डिंग ने डिफाइन करे थे। पहला हमारा क्लाइंट एंड सर्वर जो कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न को फॉलो करता है कि मतलब क्लाइंट का अपना काम होगा और हमारा सर्वर का काम अलग होगा, ये दोनों अपने अलग अलग फाइल में काम करेंगे। दूसरा हमारा यूनिफॉर्म इंटरफेस जो कि कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड के लिए एक कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड तरीका है जिससे लाइक एक यूनिवर्सल फॉलो किया जाएगा ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो।
तीसरा हमारा आता है लेयर सिस्टम, कि मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो है हम लेयर्स ऐड कर सकते हैं बिना क्लाइंट को बताए, और क्लाइंट को पता भी नहीं, मतलब क्लाइंट को पता नहीं चलेगा कि हमने कितने लेयर्स ऐड कर रखे हैं। फिर हमारा चौथा आता है कैशे, कि मतलब कोई चीज़ कैशेबल है या फिर नहीं है, ताकि हमारी स्पीड इंप्रूव हो, चीज़ें फास्ट हो सके। फिर हमारा पांचवा आता है स्टेटलेस, मतलब हर रिक्वेस्ट जो है अपने आप में नहीं होती है सर्वर के लिए, तो एक रिक्वेस्ट में जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी नेसेसरी चीज़ होती है वो हमें भेजनी पड़ती है। और हमारा छठा आता है कोड ऑन डिमांड, जो कि इस मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, जो कि हम जिसमें डेटा के साथ कोड भी भेज देते हैं ताकि ब्राउज़र उस कोड को एग्जीक्यूट कर सके और वहाँ पे टेम्पररी चीज़ें दिखा पाए। तो ये था ओवरऑल हमारा 6 रूल्स जो कि रॉय फील्डिंग ने डिफाइन करे। तो हमने ये समझ लिया कि लाइक रेस्ट क्या होता है, उसके 6 रूल्स क्या होते हैं। अब हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं कि एक रेस्टफुल एपीआई एक्चुअली बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइक रेस्टफुल यूआरएल, लाइक ये जो हमारा आप यूआरएल देख रहे हो, ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है एक रेस्टफुल यूआरएल को शो करने का, जिसमें हम देखते हैं कि करके कि ये चीज़ें क्या है। तो पहला आता है हमारा HTTPS, जो कि एक तरीके से HTTP का सिक्योर वर्जन है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। एक तरीके से ये ब्राउज़र और सर्वर के बीच में जो डेटा भेजता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में दिखता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजता है। दूसरा आता है हमारा API, ये एक तरीके से बताता है कि एक API है, और ये हमारा example.com एक डोमेन है, लाइक जैसे google.com, जैसे कि आप ये देख रहे हो exceldraw.com, तो ये हमारा डोमेन है। फिर हम आता है ये वर्जन 1 का मतलब ऐसा मान लो कि आप इनिशियल फेज में और आप अपना जो एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो वेब एप्लीकेशन है, हो सकता है कि आगे जाके आपको मोबाइल एप्लीकेशन का बनाना हो, या फिर हो सकता है कि आगे जाके कुछ चीज़ें डिक्रिप्ट करनी हो और आपको एक नया ही बनाना हो। तो लाइक वर्जन 1 वर्जन 2 में ऐसे आप इजीली लाइक इंटीग्रेट कर सकते हो, लाइक वर्जन 1 को डिक्रिप्ट करके वर्जन 2 पे सीधे मूव ऑन हो सकते हो। तो वर्जनिंग करके हमारी चीज़ें आसान हो जाती है। तो फिर ये आता है हमारा बुक्स, ये एक तरीके से रिसोर्सेज की है, कि मतलब आप क्या मांग रहे हो सर्वर से, डेटा मांग रहे हो, लाइक हो सकता है कि तुम बुक्स का डेटा मांग रहे हो सकता है कि कल तुम लाइक फ़ोन नंबर्स के डेटा मांग रहे हो, यूज़र्स का डेटा मांग रहे हो। तो ये चीज़ें कनेक्ट करके एक पूरा रेस्टफुल यूआरएल बनता है, जो कि एक स्टैंडर्ड होता है, जो कि आप कहीं भी देखोगे जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट हिट करते हो। तो ये हो गया हमारा रेस्टफुल यूआरएल्स, कि मतलब दिखता कैसे है, और इसको ब्रेक करके देख लें कि इनका मतलब क्या होता है। अब हमें ये समझ आ गया तो हम लाइक रेस्टफुल यूआरएल के 3 जो रूल फॉलो करने होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो पहला आता है प्लूरल नाउन्स, कि मतलब जब भी आप कोई लिखते हो लाइक स्लैश बुक स्लैश यूजर स्लैश ऑर्गेनाइजेशंस, तो जब भी आप कोई भी लाइक राउट में यूआरएल हिट करने के लिए कोई भी लिखते हो तो हमेशा प्लूरल होने चाहिए, सिंगुलर नहीं होने चाहिए। इवन दो आप अगर लाइक स्पेसिफिक आईडी, लाइक जैसे मान लो कि आप एक यूज़र का स्पेसिफिक डेटा चाहते हो, लाइक स्लैश यूजर स्लैश कॉलन ID, तो यहाँ पे जो है यूज़र जो है ना स्टिल प्लूरल ही होगा, इवन दो आप अगर एक डेटा फैच कर रहे हो। ये हमारा लाइक स्टैंडर्ड फॉलो होता है करने के लिए, तो वो हम करते हैं। फिर दूसरा आता है हाइफन, कि मतलब जब भी लाइक नाम बड़ा हो, कोई 2 वर्ड से मिल के बन रहा हो, तो हम वहाँ पे हाइफन यूज़ करते हैं, जैसे हमारा वेब सीरीज़ हैरी पॉटर या फिर प्रियांशु पांडे। तो ये चीज़ें जो है दूसरा रूल है जो कि हमें फॉलो करना चाहिए, हाइफन। पहला है कि प्लूरल होने चाहिए, इवन दो अगर आप एक स्पेसिफिक चीज़ों के लिए मांग रहे हो तब भी हम प्लूरल फॉलो करेंगे। दूसरा होता है हमारा हाइफन, जब भी कोई बड़ा वर्ड है उसको ब्रेक करके हम हाइफन यूज़ कर सकते हैं बीच में। तीसरा होता है हमारा हायरार्की स्लैश। अब ऐसे मान लो कि पेरेंट टू चाइल्ड का रिलेशनशिप, लाइक मान लो कि एक यूज़र का, हमें एक यूज़र की ID, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यूज़र लिखोगे, देन एक स्लैश लिखोगे, उसकी ID के अंदर मुझे उसके पोस्ट की डिटेल चाहिए। तो ये एक हायरार्की है ना, कि तो उस चीज़ को हम फॉरवर्ड स्लैश से जो है शो करते हैं, कि स्लैश यूज़र देन स्लैश ID देन स्लैश उसका पोस्ट। तो ये एक हायरार्की है पेरेंट टू चाइल्ड की, एक यूज़र जिसकी ID है 4, उसके मुझे सारे पोस्ट दो। तो ये 3 रूल होते हैं जो कि एक रेस्टफुल यूआरएल को पूरा एक स्टैंडर्ड बनाते हैं रेस्ट एपीआई के अंदर। तो पहला क्या, हमने रेस्टफुल यूआरएल देख लिया कि वो दिखता कैसे है, और उसका एक स्टैंडर्ड तरीका ये है। और फिर उसके 3 क्या रूल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं एक अच्छा एक यूआरएल बनाने के लिए। हमने ये तो देख लिया कि लाइक रेस्टफुल यूआरएल्स कैसे बनते हैं, क्या उसका स्टैंडर्ड होता है। अब हम थोड़ा HTTP मेथड्स के बारे में जानेंगे, और ये चीज़ जो है मैंने ऑलरेडी अपने HTTP वीडियो में कवर कर रखा है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि लाइक HTTP मेथड होता क्या है। तो जब भी हमें अपने रिसोर्सेज पे एक्शन परफॉर्म कराना होता है,
तो हम उसको HTTP मेथड्स कहते हैं और उसको डिफरेंट तरीके होते हैं जिसको हम मैप कर सकते हैं CRUD ऑपरेशन से। CRUD ऑपरेशन क्या होता है? क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। क्रिएट का मतलब है हम एक पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं जिससे हम सर्वर को जो है डेटा, सर्वर पे हम डेटा सेव करते हैं। लाइक नया रिसोर्स बनाओ, जैसे कि एक लाइक आप रजिस्टर समझ लो, रजिस्टर एंड पॉइंट जहाँ पे आप अपना नेम, ईमेल और पासवर्ड दे रहे हो। तो एक तरीके से तुम पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हो, अपना डेटा जो है सर्वर को दे रहे हो सेव करने के लिए। फिर होता है गेट, मतलब अब मान लो कि तुम अपना यूज़र का प्रोफाइल, जैसे कि तुम अपनी प्रोफाइल फैच कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम गेट मेथड का यूज़ करोगे जो कि डेटा फैच करने के लिए होता है सर्वर से। फिर अपडेट के लिए हमारे पास पुट और पैच होता है जो कि डेटा अपडेट करने के लिए यूज़ होता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि लाइक पुट और पैच दोनों ही अपडेट करने के लिए होता है, तो लाइक कैसे हम कभी कौन सा यूज़ करेंगे, तो इसको हम आगे समझेंगे। चौथा होता है हमारा डिलीट, डिलीट मतलब हटा ही दो। जैसे आप अपनी ज़िंदगी से अपने एक्स को हटा देते हो, वैसे यहाँ पे डिलीट उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको हम एक रियल लाइफ बुक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि गेट स्लैश बुक्स, जैसे कि सारी बुक्स का डेटा फैच करके लाओ, तो गेट स्लैश बुक्स। फिर गेट स्लैश बुक स्लैश 1 2 3, मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक बुक का जो है डेटा चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हमारा जो सेकंड लाइक फर्स्ट रूल था कि रूलर यूज़ करना है, तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है जो कि एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है। फिर हमें लाइक एक नई बुक ऐड करनी है, कि मान लो कि हम एक नई बुक ऐड करनी है लाइक करेज टू बी डिसलाइक, तो वो बुक तुम ऐड कर सकते हो। तो एक तरीके से तुम कह रहे हो सर्वर ये बुक भी ऐड कर लो। फिर पुट, अब मान लो कि तुम्हें करेज टू बी डिसलाइक की जगह कोई और बुक जो है टोटली रिप्लेस करनी है, तो उसके लिए तुम पुट यूज़ करोगे, कि मतलब पूरा ही रिप्लेस करना है, तुम्हें कुछ और ही ऐड करना है। पैच का मतलब है कि करेज टू बी डिसलाइक में तुम क्या कह सकते हो कि तुमने जो है प्राइसिंग गलत रख दी है, तुम्हें लाइक वो 600 की नहीं 400 की रखनी है, तो तुम सिर्फ एक स्पेसिफिक प्राइस का डेटा चेंज कर सकते हो। डिलीट का मतलब है कि तुम करेज टू बी डिसलाइक को जो है डिलीट ही कर सकते हो, कि लाइक ये सर्वर पे मुझे नहीं चाहिए। तो एक बार हम पुट और पैच का थोड़ा समझ लेते हैं कि लाइक ये दोनों अपडेट कैसे करते हैं। अब जैसे मान लो कि तुमने बुक 1 2 3 का डेटा है जो कि हैरी पॉटर, जेके रोलिंग और प्राइस है, तो तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें पूरा ही लिखना पड़ेगा। लाइक तुम्हें बदलना सिर्फ प्राइस है, बट तुम्हें बदलना मतलब पूरा ही डेटा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर तुम ये लिखते हो तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ ये जो है पूरे अपने पुराने सर्वर से, तुम्हारे सर्वर पे जो पुराना डेटा है, और तुम सिर्फ यहाँ पे प्राइस रखते हो, टाइटल ऑथर नहीं रखते हो, तो पूरा डेटा जो है प्राइस से ही रिप्लेस हो जाएगा। मतलब सिर्फ एक प्राइस ही रह जाएगा तुम्हारे सर्वर पे। तो इसीलिए जब तुम कोई डेटा जो है अपडेट करते हो पुट मेथड के थ्रू, तो तुम्हें वो पूरा डेटा लिखना पड़ता है और जो चेंजेस करने होते हैं। बट अगर तुम पैच यूज़ कर रहे हो तो जो तुम्हें चेंज करना है सिर्फ उसी का रखो। जैसे कि तुम्हें प्राइस चेंज करना था, तो तुम सिर्फ प्राइस को ही प्राइस का ही एक लाइक फील्ड हो गया, और उसमें जो तुम्हें अपडेट करना है वो कर सकते हो। तो पुट है कि मतलब तुम अगर कोई चेंजेस कर रहे हो तो तुम्हें वो पूरा डेटा फिर से लिखना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग था। अदरवाइज जो तुम स्पेसिफिक कोई चेंज करना चाहते हो तो पूरा ही रिप्लेस हो जाएगा। बट पैच में क्या होता है कि जिस फील्ड को तुम चेंज करना चाहते हो उसे चेंज करो, बाकी वैसे ही रहेगा। तो ये ओवरऑल था हमारा HTTP मेथड के बारे में, कि लाइक क्या होता है HTTP मेथड, और रिसोर्सेज के ऊपर एक्शन परफॉर्म करने के लिए होता है, वो हम इसको CRUD ऑपरेशन से मैप कर सकते हैं, और पुट और पैच के बीच में क्या डिफ्रेंशिएशन है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, वो है हमारा लिस्ट API। तो सपोज़ करो कि तुम जो है एक यूज़र्स का डेटा जो है रिटर्न कर रहे हो क्लाइंट के साइड, क्लाइंट के पास। तो अभी मान लो कि तुम्हारे पास 100 यूज़र्स हैं, तो ठीक है, कल 10,000 हो जाएंगे, वो भी ठीक है। बट अब 10 लाख रिकॉर्ड्स हो जाते हैं, तो जब भी तुम API मतलब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, तो तुम एक साथ 10 लाख रिकॉर्ड जो है क्लाइंट को भेज रहे हो, जिससे क्या होगा, सर्वर पे लोड पड़ेगा तो सर्वर क्रैश हो सकता है, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो लिस्ट API इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम 3 चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं। पहला होता है हमारा पेजिनेशन, दूसरा होता है हमारा शॉर्टिंग, तीसरा होता है हमारा फिल्टरिंग। अब हम देखते हैं कि इसको कि ये हम कैसे करते हैं और क्या मतलब होता है इनका। तो पहला आता है हमारा पेजिनेशन। पेजिनेशन का मतलब है कि डेटा को जो है चंक्स में भेजो, एक साथ मत भेजो। जैसे कि जब कोई तुम बुक रीड करते हो तो एक टाइम पे एक ही पेज रीड करते हो, एक साथ सारी रीड नहीं करते हो। तो सेम वैसे ही पेजिनेशन में क्या होता है कि एक पेज हम भेजते हैं और फ्रंट एंड जो है उसे पेजिनेशन के थ्रू ठीक कर लेता है, मतलब UI के थ्रू शो करवा देता है कि एक पेज पे मान लो कि जैसे कि एक पेज है और उसमें मैं सिर्फ लाइक 10 यूज़र्स को है जो शो करूँगा, तो हम फ्रंट एंड के थ्रू अच्छे से शो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं कि हम यूज़र्स का डेटा लाइक गेट स्लैश यूज़र्स, जहाँ पे हम यूज़र का डेटा फैच कर रहे हैं, पेज हमारा 1 रहेगा, लिमिट 10 के मतलब इसमें सिर्फ 10 यूज़र्स हमें शो होंगे। तो इससे हमें देखो कि डेटाबेस में जो है टोटल 500 जो है यूज़र्स हैं, टोटल पेजेस कितने हैं 50। तो अभी हम पेज 1 पे हैं, बाकी के 49 बचे हुए हैं।
तो इसका मतलब है कि एक पेज पे मुझे सिर्फ 10 यूज़र्स दिखेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा है, और फ्रंट एंड जो इसे पैजिनेशन के थ्रू हैंडल भी कर लेगा। तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी अच्छी रही कि जहाँ हम 10 लाख रिकॉर्ड भेज रहे थे, 10,000 रिकॉर्ड एक साथ भेज रहे थे, वहाँ पे 10 चंक्स के डिवाइड में जाते रहेंगे, जो कि सर्वर इससे क्रैश नहीं होगा, लोड भी नहीं बढ़ेगा। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट मान लो कि यूज़र पेज वन और लिमिट जो है भूल जाता है देना, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें लाइक अपने बिजनेस लॉजिक में रखना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट जो है पेज 1 रहेगा, लिमिट 10 रहेगा, ताकि सर्वर क्रैश ना हो। फिर दूसरा आता है हमारा शॉर्टिंग। अब हो सकता है कि यूज़र अपने ऑर्डर के बेस पे चाहता है कि डेटा फैच करूँ, हो सकता है कि उसे चाहिए कि मैं नेम जो है मेरा शॉर्ट ऑर्डर में होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, तो उस बेसिस पे वो डेटा चाहता है, तो वो शॉर्टिंग के काम आता है। फिर हमारा आता है फ़िल्टरिंग। फ़िल्टरिंग में चाहिए कि जो यूज़र मान लो कि उन्हें चाहिए कि जो एक्टिव हैं या फिर जो दिल्ली में रह रहे हैं, उनका डेटा चाहिए, तो फ़िल्टरिंग इसके काम आ जाता है। तो अगर हम तीनों को कंबाइन कर दें, तो एक तरीके से मान लो कि हम एक यूज़र्स का डेटा कर रहे हैं जिसकी लिमिट मतलब पेज 1 है, लिमिट 10 यूज़र की है, शॉर्ट किया हमने उसके नेम से, ऑर्डर जो है हमारी असेंडिंग है, और स्टेटस हमारा एक्टिव है। कि मतलब इसका क्या मतलब है कि पेज 1 में 10 यूज़र्स हैं, हम उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और जो यूज़र एक्टिव है। तो देख रहे हो कि लाइक जो लिस्ट एपीआई हमारा जो प्रॉब्लम था कि लाइक हम एक साथ 10 लाख रिकॉर्ड जो है क्लाइंट को दे रहे थे, जो कि जिससे सर्वर पे लोड बढ़ सकता है, डेटाबेस पे लोड बढ़ सकता है, सर्वर क्रैश हो सकता है, उसको हमने तीन चीज़ों का इस्तेमाल करके उसको ओवरकम किया। लाइक हमने पैजिनेशन से डेटा को चंक्स में डिवाइड करके भेजा, और फिर उसके बाद हमने क्या करा, फ़िल्टरिंग के थ्रू जो लाइक एक्टिव यूज़र है, इनएक्टिव है, उससे और हम इम्प्रूवमेंट हुई, और शॉर्ट के बेस पे भी इम्प्रूवमेंट हुई। तो ये ओवरऑल हमारा था लिस्ट एपीआई के बारे में। तो आज का ओवरऑल हमारा जो है रेस्टफुल एपीआई का जो है जर्नी कंप्लीट होता है। आज हमने पढ़ा कि लाइक रेस्ट एपीआई से पहले क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती थी जिसकी वजह से रेस्ट को हम लाए, फिर रेस्ट एपीआई में ऐसी क्या खास बात थी जो कि ये पॉपुलर हुआ, फिर उसके बाद हमने और भी चीज़ें देखी, एचटीटीपी मेथड्स, एंड देन उसके बाद पैजिनेशन, हमारा फ़िल्टरिंग एंड शॉर्टिंग। तो ये था हमारा ओवरऑल रेस्टफुल एपीआई के बारे में।